सदारती निज़ाम में हुकूमत चाहते थे या जिस तरह के इस वक्त हुकूमत चल रही है वैसा चाहते थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत कौन सा होना चाहिए, सदारती या पार्लियामानी? ये सवाल अक्सर मुकाबले के इम्तिहान में पूछा जाता है और कभी कभी हमारे बल्कि अक्सर ही मुल्क की जो सियासी मंजरनामा होता है उसमें भी ये बहस हमें होती हुई दिखाई देती है। ये बहस बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर हो रही थी और आज ये बहस उठकर ऐवानों तक जा पहुँची है। लेकिन पहले हम ज़रा बात करते हैं सदारती निज़ाम होता क्या है और इस पर बार बार बात क्यों की जाती है। हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम कब कब आया और ये कितना ताकतवर होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन, सदारती निज़ाम क्या है और ये कितना ताकतवर है? डेमोक्रेटिक निज़ाम की दो इक़साम हैं, सदारती और पार्लिमानी निज़ाम। सदारती निज़ाम में अवाम डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए सदर को मुंतखब करते हैं, फिर सदर खुद ही फेडरल मिनिस्टर की टीम बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम हल्कों के नुमाइंदा MNA को वोट देकर पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं, फिर वो मुंतखब नुमाइंदे किसी एक शख्स को मुंतखब करके सदर बनाते हैं। सदारती निज़ाम में प्रेसिडेंट की दौरानिया मुद्दत तयशुदा होती है और मुद्दत पूरी होने तक उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पार्लिमानी निज़ाम में वोट ऑफ नो प्रेसिडेंट को अनफिट करार दिया जा सकता है। सदारती निज़ाम सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पर अमल करता है। प्रेसिडेंट सिस्टम में सदारती निज़ाम में अदलिया और कानून साजी दो अलग इदारे हैं। पार्लिमानी निज़ाम 3 इदारों पर मुश्तमिल, इस तरह से आप जानते हैं, जिसमें अदलिया, कानून साजी और एग्जेक्टिव शामिल है। हेड ऑफ स्टेट सदारती निज़ाम में प्रेसिडेंट रियासत और एग्जेक्टिव ब्रांच का आला ओहदेदार होता है। पार्लिमानी निज़ाम में दो अलग लोग होते हैं जो अलग अलग इदारों को हेड करते हैं। अब ये हुआ कब कब मुल्क में? तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 20 जून 2001 को सदारती इस्तिस्वाब राय के जरिए सदर का ओहदा इख्तियार किया। परवेज़ मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान किया। क्या मौजूदा हालात में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी अक्सरियत मौजूद है कि वो निज़ाम हुकूमत में तब्दीली ला सके? पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम की क्या ज़रूरत होती है और बड़ी तादाद में आइनी शिकों को भी तब्दील करना होगा? क्या फिर ऐसा मुमकिन होगा? और जिस तरह हमने बात की कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सदारती निज़ाम लाया गया, लेकिन आज जो बातें की जा रही हैं जिन्हें सिर्फ एक शोशा कहा जा रहा है, तो क्या वो वाकई ये शोशा है? और अगर ये शोशा है तो ये शोशा छोड़ा कहाँ से गया है और इसका फ़ायदा किसको होगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो कि जहन में बहुत से लोगों के और मेरे जहन में भी आया कि निज़ाम कौन सा हो मुल्क में, उससे बड़ा सवाल ये है कि निज़ाम जिसके हाथ में हो उसकी अहलियत कितनी है, ये ज़रूर देखा जाना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियो से। मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल्ड न्यूज़ के, फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब भी मुझे ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। इमरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, पहली बात तो ये कि अक्सर ही ये बहस क्यों छिड़ जाती है कि मुल्क में कैसा निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम अच्छा होता है, वो लेकर आना चाहिए। फिर सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हुई अभी कुछ रोज़ पहले, आज की बात ऐवानों तक पहुंच गई, करारदाद भी पेश की गई। सवाल ये है कि ये क्यों बहस शुरू होती है, इस बार कहाँ से शुरू हुई, शोशा था तो किसने छोड़ा? देखिए, ये बहस हर चंद सालों के बाद एक बहुत पुख्ता इन्वायरमेंट बनाकर सामने आ जाती है और उसकी वजह यह है कि आवाज़ उठती है हुकूमत नहीं निज़ाम बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। और होता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और अब PTI की भी हुकूमत हो, हमारे निज़ाम के अंदर करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी का पोलिटिसाइज होना, डिलीवर ना करना, सुस्त होना, ये सब शामिल है। जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई जिन ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, वहाँ तो हम जैसा निज़ाम नहीं है। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उसके निज़ाम को देखते हैं, हम सऊदी अरब के निज़ाम को देखते हैं, हम UAE के निज़ाम को देखते हैं, हम चाइना के निज़ाम को देखते हैं, हम इस तरह के निज़ाम को देखते हैं और वहाँ पर तरक्की देखते हैं और उसके बाद अपने मुल्क में देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी ख़राब है, कोई महकमा ठीक काम नहीं कर रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इमरान खान साहब की उस पूरे
जो कैंपेन इमरान खान साहब ने चलाई और उन्होंने समझा कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, अगर मुस्लिम लीग नून करप्ट है तो इमरान खान साहब तो डिलीवर करेंगे, लेकिन मालूम ये हुआ कि निज़ाम ऐसा है कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे। और जब भी वो कोई बंदा लेते हैं तो वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता, जिस भी अहम सीट के लिए लेते हैं तो वो बाहर से लेकर आते हैं, फिर उसको सेनेटर बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके जरिए काम चलाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सदारती निज़ाम चल रहा है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में सदारती निज़ाम में हुकूमत चाहते थे या जिस तरह का इस वक्त हुकूमत चल रही है वैसा चाहते थे? अगर ऐसा चाहते थे तो फिर वो सदर या गवर्नर जनरल क्यों बने, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक साहब हैं जो कि R&D के आदमी हैं, बड़े साइंसदान हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा उन्होंने रुतबा रखा है, वफाकी वजीर रहे हैं, मुशर्रफ की कैबिनेट में रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट निकाल के ले आए थे लंदन से और वो कायदे आज़म की डायरी का डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त सन 47 को जो फ्रेम बनाया कि किस तरह से रियासत चलेगी, उसमें उन्होंने एक दायरे के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिखा था और वो खुद उन्होंने हेड ऑफ स्टेट बनने की ख्वाहिश की और वो बने, वो वजीर आज़म नहीं बने। तो अब ये तमाम चीज़ें ख्वाहिशात हैं। अब मामला है कैसे पॉसिबल है इस सिस्टम में? ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे जो इस वक्त पार्लियामानी सिस्टम है कि वो अपने आप को खुद ख़त्म करें, पार्लियामानी सिस्टम ख़त्म करें और सदारती निज़ाम में हुकूमत की तरफ जाएं। ये मुशर्रफ साहब के पास एक अच्छा दौर था, टाइम था, ज़िया-उल हक साहब के पास एक टाइम था, लेकिन फ़िलहाल मुझे आइनी तौर पर नज़र नहीं आता। ये कैंपेन चल रही है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी, वो नून लीग हो और अब नाउ इवन ये वाला निज़ाम जो है। बहुत सारी तादाद के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो इमरान खान से मिलते हैं, वो कहते हैं हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं। जब वो लेकर आते हैं तो यहाँ अजीब व गरीब किस्म की ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम्स हैं, वो कुछ कर नहीं पाते और वो फिर भाग जाते हैं। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इमरान साहब, आम जो एक आवाम है, यानी कि जो आवाम लोगों को, सियासतदानों को ऐवान तक पहुंचाती है, वो भी यही समझते हैं कि जो डिक्टेटर का निज़ाम था, यानी कि सदारती निज़ाम था जो डिक्टेटर लेकर आया, वो अच्छा था। उसमें तरक्की हुई, उसमें नौकरी के मौके मिले, उसमें कारोबार के मौके मिले, महंगाई भी हमने कम होती हुई देखी, रुपए को भी मजबूत होते देखा। ये एक आम आवाम सोच रखती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये बातें होना और फिर इसको प्रैक्टिकली होना, और ये कौन करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, ये बातें क्यों की जाती हैं, कौन फ्रस्ट्रेट हो गया है? फ्रस्ट्रेट तो आवाम हुई है, लेकिन क्या आवाम ऐसा चाहती है कि ऐसा हो, और अगर ऐसा हो तो फिर कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखें, फैसल अजीज़ मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरा इनसे सिर्फ साफियों वाला ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बड़ी तफसीलन इस पर रोशनी डाली, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि जितना भी उन्होंने पूरे तरीके से निज़ाम को जिम्मेदार करार दिया, मैं समझता हूँ कि निज़ाम उतना जिम्मेदार नहीं है, निज़ाम को चलाने वाले ज़्यादा जिम्मेदार हैं। देखें, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी रहा, इसमें पार्लिमानी निज़ाम भी रहा, इसमें मार्शल लॉ भी रहा। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखें कि अवाम ने तो अवाम की नसीब में, किस्मत में सिर्फ और सिर्फ पिसना ही लिखा था और वो पिसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अगर यहाँ पे निज़ाम कोई भी बात करें, आप अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि यहाँ पे इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज हो तो बिल्कुल आप कर दें, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि उस निज़ाम में फिर ये बातें नहीं रहेंगी? उसी तरह अगर वज़ीर आज़म बन के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म बन के कोई डिलीवर करना चाहे तो उसके क्या रुकावट है? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अभी बात की मेरे भाई ने, इमरान खान साहब को क्या इस निज़ाम ने रोक रखा था कि वो गुड गवर्नेंस भी कायम ना कर सके? तो यानी कि आप ये वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में कि निज़ाम कौन सा हो, ये बहस होती है और हर दफ़ा
ये बहस छिड़ जाती है कि पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, लेकिन इस बहस से कतई नज़र एक पॉइंट जो अभी इमरान याकूब साहब ने रेस किया था, ज़रा उस पर मैं फैसल साहब से बात करती हूँ। फैसल साहब, बात हो रही थी कि जी निज़ाम कुछ भी हो, चेहरा बदलेगा तो शायद कुछ ठीक होगा, अगर चेहरे यही रहेंगे तो फिर हम कोई तवक्को ना करें कि कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखिए, इमरान याकूब साहब ने अपना नुक्ते का इजहार किया और जाहिर है उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन मामला ये है कि हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है। स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मुमलिकत की अफसरशाही नहीं है, मतलब सियासी अफसरशाही है जो काम नहीं करने देती। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने लोग रखे, उन्हें प्रमोट किया, मुस्लिम लीग नून ने रखे, उन्होंने प्रमोट किया, काफ लीग ने रखे, उन्होंने प्रमोट किया, इस तरह सियासी जमातों ने अपने लोग रख लिए। अब अगर कोई और हुकूमत आती है, जैसे कि इमरान खान साहब ने एक बार नहीं कई बार ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमें चलने नहीं देती, उनके सिस्टम को डिलीवर नहीं होने देती, गवर्नेंस ठीक नहीं होता, मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, छोटे छोटे से मामला होते नहीं है। और ये जो इन्वेस्टमेंट में रुकावट है, जो इन्वेस्टमेंट की रुकावट है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसा लगाना था, उसमें वन विंडो ऑपरेशन की एक बार इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने जाके वॉशिंगटन के अंदर इतना बड़ा कन्वेंशन किया, लोगों से बोला आ जाइए। मैं ट्रैवल करता हूँ, अभी पिछले दिनों में मैं अमेरिका में था, बहुत सारे लोगों से बात हुई, मैं प्रोग्राम्स किए, लोगों से बात की, सबका सिर्फ कहना था इमरान खान कहते ये हैं अफसरशाही नहीं करने देती, वन विंडो ऑपरेशन आगे नहीं जाने देता। एक साहब है, उनके 8,500 स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, कहते हैं मैं 10 होटल और ये स्टोर्स की चेन यूं करके ला सकता हूं। वो यहाँ तालीमी इदारों को 10-10, 20-20, 40-40 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है पाकिस्तान के अंदर कि हम आके काम कर सकें। तो पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि जब आप इलेक्शन करते हैं, MNAs, MPAs, सेनेटर्स बनाते हैं जी, क्या वजीर आजम बनने के बाद उनके पास 4, 6, 8 लोग ऐसे नहीं होते कि वो उनमें से निकाल के कैबिनेट बना सकें? फिर वो देखते हैं अमेरिका की तरफ के अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, वो देखता है सबसे बेस्ट आदमी कौन है और वो उसको लेता है अपनी कैबिनेट के अंदर, उसको फॉरेन मिनिस्टर बनाता है, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी बनाता है, फाइनेंस का बनाता है, जो बेस्ट लोग होते हैं उनको लेकर आता है। वो पाबंद नहीं होता कि इन्हीं पार्लियामेंटेरियन में से बंदा चुना जाए। आप चीन के अंदर देखें, उसने डिलीवर क्यों किया है, इंडिपेंडेंट है प्रेसिडेंट, वो जो बेस्ट आदमी होगा अपने पास रखेगा। सऊदी अरब के अंदर डिलीवरी क्यों है, बहुत सारे ममालिक के अंदर ऐसा ही है कि दी बेस्ट आदमी को लेते हैं वो और डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि किंगडम के अंदर भी, यूएई के अंदर भी यही सूरत हाल है, सऊदी अरब के अंदर भी यही सूरत हाल है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उनके किंगडम के अंदर ऐसी अथॉरिटी है कि वो जिसको बेहतर समझते हैं, जो डिलीवर करने वाला होता है, उसको लेकर आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में इदारे अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए, पोलिटिसाइज हैं। PIA का हाल देखें, स्टील मिल का हाल देखें, ये निजाम ने खराब किया है हाल। ये आप कह रहे हैं कि लोगों ने जो है वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्होंने किया है। मसला ये है कि हम जब पोलिटिसाइज लोग लेकर, पॉलिटिकल लोगों को लेकर आते हैं, वो प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होते, वो डिलीवर नहीं कर पाते। आज मेरी एक सिंध के बहुत अहम सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को लिखना नहीं आता है, प्रमोट हो गए 10-10 सालों के अंदर। 14 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, वो अपने लोगों को प्रमोट कर देती है, तो उनके पास विजन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, डिपेंड वो जो है वो पुराने लोगों के ऊपर कर रहे होते हैं। जब तक कि ज़ाहिर इदारे पॉलिटिसाइज होते रहेंगे, इसलिए बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहां पे बेस्ट लोगों को लाने का इख्तियार होगा। यहाँ पे वाया है, आप शौकत तरीन को देखें ना कैसे लेकर आए, रखा जाके पेशावर से सेनेट की सीट जितवा के रोडे ला के बिठाया है। और हफीज से क्यों फारिग हुए, वो इसलिए फारिग हुए कि वो सेनेट का इलेक्शन हार गए, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। और यही वजह है कि जब अपने ही लोग तनकीद करते हैं कि आपने आसपास जो लोग बिठाए हुए हैं वो भी ज़ाहिर पार्लिमानी नहीं है, लोगों के नुमाइंदे नहीं है, वो लोगों के वोट लेकर यहाँ नहीं आए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें सोचना होगा पॉलिटिसाइज इदारे जब तक ख़त्म नहीं होते हैं चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज़ खान साहब, आपका शुक्रिया। और ज़ाहिर है हमें ये बात करना यूँ भी ज़रूरी होती है कि जब हम अपने किसी भी सूरत हाल को देखते हुए बात की जाती है तो सिस्टम ठीक करें या लोगों को ठीक करें। तो मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और इदारे भी पॉलिटिसाइज ना हो और लोग भी ऐसे हों कि उसमें वाकई अहलियत हो। एक और बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन, और वो है महंगाई। हुकूमती तो बड़े बड़े बयानात आते ही हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, और लेकिन जो दावे हैं वो सब रेजा रेजा हो गए। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह सबसे ज्यादा अर्जेंटाइन में है 51.2%, तुर्की में है 21.3%, जबकि पाकिस्तान में शरह 11.5% है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह माफियाज और मिडिल मैन को करार दिया गया है। फॉर्म ऑफ मार्केट में मिडिल मैन को अहम किरदार है और मिडिल मैन ही तमाम रेट को तय करता है।
मार्केट में हर 6 से 8 घंटे बाद कीमतें तब्दील हो जाती हैं। बाजारों में मनमानी चल रही होती है जिसका बोझ आवाम उठाते हैं। हुकूमत बढ़ती महंगाई को नजरअंदाज करती है, महंगाई को अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार देती रही है। हुकूमत की जानिब से आवाम को कई दिलासे दिए गए, जैसे पैदावार बढ़ाएंगे, मईशत को ऊपर उठाएंगे, नौकरियां बांटेंगे, रिलीफ देंगे, मगर अमली कारकर्दगी और रिपोर्ट्स बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत खुद महंगाई पर अपने मौक़िफ़ को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात में बड़ा तजाद पाया गया। मई 2021 में उनका कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नींदें उड़ गई हैं, उनको रात में नींद नहीं आती। फिर कुछ ही माह बाद जब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई तो कहा जाता कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है और मुल्क में महंगाई जैसी कोई चीज़ ही नहीं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को साथ साथ हिदायत भी देते हैं कि सबको बताएं कि महंगाई नहीं है। हुकूमत ने नवंबर 2021 में महंगाई के पेश नज़र जब तेल की कीमतें तारीखी हो गई तो आवाम को रिलीफ देने के लिए 120 अरब के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत आटे, दालों और घी पर 30% सब्सिडी देने का फैसला किया गया। मगर जिस सतह की महंगाई है 120 अरब रुपए के आटे में नमक के बराबर है। मुल्क के हालात, आवाम के हालात इस वक्त बदतरीन हैं। नौजवानों के पास डिग्रियां हैं मगर नौकरियां नहीं हैं, तजुर्बा है मगर वो बेरोजगार हैं। नौजवान डिग्रियां लेकर सालों साल मेहनत करके खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। तो घरों में फाके पड़ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी और छोटे बच्चों का दूध लेना भी मुश्किल हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना है हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ पाशा साहब आपके वक्त का। सर, जो इस वक्त मुल्क की मईशत का हाल है, ये जानबूझ के किया गया या फिर बेबस थी हुकूमत कि उसको अपनी पॉलिसियाँ ही ऐसी बनानी पड़ी कि कर्जा मजीद लेना पड़ा और मईशत बैठती चली गई। और खासकर मिनी बजट जब से आया है तो ये महंगाई का तूफान आ गया है। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और इसका असल जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और आपने ये वाज़े किया है कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो काफ़ी परेशान कुन ज़रूर हैं और उसके बहुत से वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह होती है पाकिस्तान के केस में कि जब हम शरह नमू को बढ़ाने चलते हैं ताकि बेरोज़गारी कम हो और गुर्बत कम हो, तो हमारा दरामदाद में इतनी तेज़ी से इजाफा होता है कि हमारा जो तिजारती खसारा है वो बस से बाहर हो जाता है और फिर हमें अब इकॉनमी को फिर से बैठाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से पाकिस्तान ने पिछले कोई 70 साल में 22 IMF के प्रोग्राम्स में गए हैं हम, जबकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन खराब हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ आपने अफरात ज़र का जिक्र किया है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ जो बड़ा मसला है कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से उनकी करेंसी की, अब टर्किश लीरा, पाकिस्तानी रुपी दोनों बहुत तेज़ी से गिरे हैं। टर्किश लीरा तो हमसे 3 गुना तेज़ी से गिरा है, मगर हमारी भी गिरा है 12-13%। और अर्जेंटीना तो एक दिवालिया मुल्क है, तो उसके बारे में सोचना नामुनासिब होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बाहर कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमत तकरीबन $90 फी बैरल तक पहुंचने वाली है जी। ये पिछले 7-8 साल में सबसे ऊंचा लेवल है। उसके नतीजे में हमारे यहाँ अफरात ज़र में तो इजाफा होगा, इसलिए कि तेल हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। तो अब ये कहना कि पाकिस्तान का जो रफ्तार है अफरात ज़र की वो 12.3% रहेगी, खतरा इस बात का मौजूद है कि इससे भी ज़्यादा खुदा न खास्ता हो सकता। डॉक्टर साहब, लेकिन जब किसी मुल्क की मईशत इम्पोर्ट पे खड़ी है और ख़ासतौर पे हमारी मुल्क की मईशत जो कि इम्पोर्ट पे खड़ी है और हम बहुत सी अशिया, बल्कि तकरीबन ही हम इम्पोर्ट पर ज़ाहिर हमारा पूरा दारो मदार है, उस वक्त तो ज़ाहिर आपके पास कोई और चारा नहीं होता। ना आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई, ना ही आपने अपनी पैदावार पर जोर दिया। हम गैस इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम दीगर अशिया इंपोर्ट करते हैं। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे। अब हमारा पूरा इन्हिसार इंपोर्ट पर हो गया है। तो ये भी तो एक वजह है। अगर हम देखें तो पिछली हुकूमतों ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, आज ये हालात हो गए हैं कि एक मुल्क जिसका जिसे कहते हैं कि
सबसे ज़बरदस्त शोबा जो है वो ज़री शोबा है। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन इरिगेशन का निज़ाम सिस्टम है, मगर आज ये देखिए कि पाकिस्तान ने पिछले साल पहली दफ़ा आटा या वीट को बड़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में इंपोर्ट किया है, चीनी भी इंपोर्ट किया है। हम खाने पीने के मामले में डेफिसिट हो गए। ज़री मुल्क को डेफिसिट होना यह सरासर नामुनासिब है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 20 साल से जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद से हमने ज़री शोबे पर कोई हमारा रुझान नहीं रहा है, और उसके नतीजे में अब आज ये पोजीशन देखिए कि इस वक्त रबी के फसल के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर मौजूद नहीं जी। अब आपको मैं एक बात बता दूं तो आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जो हमारे बॉर्डर की उस तरफ है ईस्ट पंजाब, वहाँ फर्टिलाइजर की कीमत हमारे यहाँ की कीमत से 60% कम है। इतनी सब्सिडी हुकूमत ने दी हुई है वहाँ। और आज पोजीशन ये है कि जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान कपास हिंदुस्तान को पहुंचाता था, और पिछले दिनों तिजारत खत्म होने से पहले हम अपनी तकरीबन पूरी जरूरियात जो थी कपास की वो हिंदुस्तान से मंगवा रहे थे। तो देखिए सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में, अपनी तारीख में जो हुई है वो ये कि हमने ज़री शोबे को अहमियत नहीं दी और घुसे रहे कि हम दूसरी चीज़ों में घुस जाएं, बैंकिंग में चले जाएं, हम टेलीकॉम में चले जाएं, हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, मगर हमने एग्रीकल्चर ज़री शोबे को बिल्कुल ही निग्लेक्ट करके छोड़। इस बात का बड़ा अफसोस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस वक्त एक बहरानी कैफियत है जो कि खाद की है, उस पर भी हुकूमत के अपने दावे और नज़र आते हैं, लेकिन है हकीकत कुछ और ही। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई, डॉक्टर साहब, ये दावे किए जाते रहे कि हम उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएंगे जो टैक्स नेट में कभी थे ही नहीं। इस बार तो वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि इस दफ़ा हम 8000 अरब टैक्स जो है वो उसको लेके जाएंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, और हम ये करेंगे भी, बल्कि इससे ऊपर भी लेके जाएंगे। हमने देखा कि इससे पहले भी हुकूमती दावे यही थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे वो अब भी नहीं है, वही आम आदमी टैक्स देता है, वो अब भी टैक्स दे रहा है, और सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ उसी पर लादा जा रहा है। जब सिस्टम ही ठीक नहीं है तो फिर ये दावे और वादे कब तक चलेंगे, और आगे जो 2023 का साल है उसको हम मईशत के हिसाब से किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे निज़ाम जो टैक्स का है उसमें सबसे बड़ा मसला जो मरात हमने अपने मुल्क के शुरफा को दिए। आपके साथ किसी वक्त प्रोग्राम करूं और तो मैं बताऊंगा क्या क्या है। उसके नतीजे में तकरीबन 2000 अरब रेवेन्यू हम खो देते हैं। और हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद आप अपना एक मिनी बजट लाते हैं पिछले दिनों और इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स में इजाफा करके तकरीबन 350 अरब उठाने की कोशिश करते हैं। उसके नतीजे में आप देखिए कीमतों में और इजाफा शुरू हो। बिल्कुल प्रायोरिटी और जो जिसे कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को देखने के लिए और सिक्योरिटी को देखने के लिए टैक्स का निज़ाम जो है वो जिसे कहते हैं बिल्कुल ही मुसावात की तरफ होना चाहिए, और वो नहीं है। अब आ जाइए आप अगले साल के बारे में क्या होने वाला है, यानी कि जो हमारा आने वाला 22-23 फाइनेंशियल ईयर। अब सबसे पहले जो हमारी हुकूमत को ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम IMF के साथ अपनी रिश्तेदारी कायम रखेंगे या नहीं, इसलिए कि ये प्रोग्राम जो 3 साल का था वो सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो बाहर से पैसों की डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो आपको सुन के ज़रा घबराहट होगी। 28 से 30 अरब डॉलर, 28 से 30 अरब डॉलर। आप मुझे ये बताइए कि इन हालात में जब कर्जों का रुझान इतना बढ़ चुका है और सालाना सिर्फ कर्जों की वापसी पर 13 से 14 अरब डॉलर हम देने लगे हैं, तो हम कैसे अपने बलबूते पर गुजारा करेंगे? इसको हासिल करने के लिए बेशुमार इक़दामात और ख़ास तौर पे आपको अपने दरामदाद को 10 से 15 अरब डॉलर
और कम करना पड़ेगा, कोटा लाने पड़ेंगे। जिस तरह श्रीलंका ने नॉन एसेंशियल आइटम सारे उन पर कोटा लगा दिए, अब वक्त आ गया पाकिस्तान को भी एक कोटा लगाने की मजबूरी है, ताकि हमारा अमीर तबका जो है खास तौर पे वो मुनासिब कीमतें दें और उसके नतीजे में मुल्क की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए और IMF के पंजे से हम निकल आए। ये बहुत जरूरी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि IMF ने जो कर्जे की क़िस्त देनी है उसके लिए शराइत इतनी कड़ी हैं कि बिजली, पेट्रोल और तमाम जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, टैक्स का बोझ आवाम पर लादना पड़ रहा है और 17% GST इस तरह के आप जानते हैं कि इस मिनी बजट की सूरत में आवाम की अशिया ज़रूरिया पर लग चुका है और ये सब कुछ हो रहा है IMF के कहने पर। आवाम अब महंगाई की चक्कियाँ पिसते जा रहे हैं और हुकूमत ये कहती है कि महंगाई नहीं है, लेकिन आवाम क्या कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चूँकि ये आटा की गरीब आदमी कहाँ पे जाए, जो दिहाड़ीदार तबका है वो 1000 रुपया या 800 रुपया कमाता है, तो घर का खर्चा जो है वो 700-800 रुपया खर्चा है, बाकी बिल वगैरह जो आ रहे हैं वो कहाँ से हमने देने हैं। घी अब आपके सामने है, तकरीबन 450 रुपये किलो है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो गरीब जाए तो जाए कहाँ। एक भी ऐसा मुझे हुक्मरान दिखाए जो आज तक उन गरीबों के पास गया हो, उनसे पूछा हो कि आपकी रोजी रोटी कहाँ से किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से आप लोग अपने घर चला रहे हैं, उनके बिल देके आप आसमानों से बातें कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल झूठ मार रहे हैं, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, हुक्मरान जिन्ने भी बैठे ने इस टाइम बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। महंगाई ने तो साड़ी मत मारी है, वेखो सड़कों से बैठ के रोडों से बैठ के काम पे करने, दुकाना खोल लिया ने, किराए दिते नहीं जा रहे, साढ़े को खर्चे अफोर्ड नहीं होंगे पे, बिजली अफोर्ड नहीं होंगे पे, तो अं तो सड़कों से आ गए हैं दुकाना छड़ के। केड़ी महंगाई खत्म हुई है, सानू दसन तो सही आ गए। यार महंगाई तो इतनी महंगाई है, यकीन करो हम लोग बस डेली ये सोचते हैं कि अभी हालात सही हो जाएगा, वो दिन पर दिन और बदतर हो जा रहे, यकीन करो खुदा कसम। मजदूर लोग जो उनसे उनका तो घर का किराया नहीं पूरा हो रहा, महंगाई इतनी हुई है, घर का वो किराया दें या अपने जो उनसे वो पेट भरे। ये गैस ही रिक्शे की पहले 100 रुपये किलो थी, तो सारा दिन काम करके 300 रुपये की 200 रुपये की जलती थी गैस, अब 800 रुपये की 1000 रुपये की रोज़ गैस लग रही है। अगर शाम को 1000-1200 पकड़ते 800 की गैस डल जाती, तो पीछे क्या बचता। ये आलम ये बन चुका है कि सफ़ेद पोश इंसान भी अपना गुजार बसर जो है नहीं कर सकता है इस हालात में। इन हालात में गुजारा बहुत मुश्किल है और आवाम परेशान है कि आखिर कौन सा ऐसा ख्वाब था जो हुकूमत दिखा रही है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत को ऐसा लगता है कि मुल्क में महंगाई नहीं है और तमाम जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं इनको भी मुस्तरद कर देती है हुकूमत, और जो अपनी समझने वाली रिपोर्ट्स हैं सिर्फ उनको वुज़्ज़ा लेकर आते हैं, कहते हैं ये आप देखें और कंपैरिजन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। प्रोग्राम में जाते जाते नाजरीन नूर मुकद्दम केस की बात करेंगे, जिसमें मरकजी मुलजिम जिसे कल यानी कि जुमेरात के रोज़ जब लाया गया अदालत में, तो पहले तो वो कुर्सी पर और कल स्ट्रेचर पर लेट कर आया। कल एक रिपोर्ट ज़ाहिर जाफ़र की पेश की गई जिसमें मुकम्मल तौर पर उसे फिट करार दिया गया, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी, लेकिन जो मुलजिम था वो स्ट्रेचर पर लेट कर आया और बार बार ये कहा जा रहा है उसके वकील की जानिब से कि जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र है इसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये जो केस है ये हाई प्रोफाइल केस है, इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लेइंग टैक्टिस जो कि मुजरिमान की जानिब से पेश की जाती हैं कोई नई बात नहीं है। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर जाफ़र जैसे जहन वाले शख्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़ाहिर आवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है उसकी इस हरकतों पर। और जुमेरात को यानी कि कल की बात जिस तरह हम कर रहे हैं, तो जब इसको लेकर आया गया तो जब भी ये कहा गया कि ये फ़िट नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट जो पेश की गई उसे उस पर फ़िट फरार कहा गया और ये भी पूछा गया कि मुलजिम को इस स्ट्रेचर पर किस कानून के तहत लाया गया है, इसको स्ट्रेचर किस कानून के तहत फराहम किया गया है। और इससे मुतालिक जवाब के लिए इस्लामाबाद पुलिस के ASP ने मुतादिर बार राब्ता जो है वो उनसे भी किया गया और उनसे ये कहा गया कि आप इसका जवाब दें। और जो कमरा अदालत में भी जो ज़ाहिर जाफ़र था वो इसी तरह की हरकतें करता रहा और बार बार डिलेइंग टैक्टिस जो है उसकी जानिब से और उसकी वकला की जानिब से अपनाई जा रही है। तो देखना ये है कि कितनी जल्दी नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला आता है, क्योंकि ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि जितनी बेदर्दी से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया उतनी ही बड़ी सज़ा जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे पीर को मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।